क्या अयोध्या में सिर्फ जनता के दान की नहीं बल्कि सरकार की जमीन की भी लूट हुई? क्या यह लूट राम मंदिर बनने से पहले ही शुरू हो गई थी? क्या जिस गैंग पर चढ़ावा चोरी के आरोप हैं वही गैंग जमीन की हेराफेरी में शामिल रहा? क्या मंदिर के दान की तरह अयोध्या की जमीन का रखवाला भी उन्हें बना दिया गया जिनकी नीयत ही राम नाम की लूट वाली थी? क्या चंपत राय और गैंग जमीनों के पीछे वैसे ही हाथ धोकर पड़े थे जैसे इस गैंग ने चढ़ावे की चोरी की? आज का वीडियो देखकर आपको समझ आएगा कैसे मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या में जमीनों को लेकर एक ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसमें बड़े बड़े तो जीत गए मगर आप और हम जैसे लोगों का नंबर ही नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह कि अयोध्या के अलावा देश के वो तमाम शहर जो धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, क्या वहां भी धर्म आगे आगे और गड़बड़झाला उनके पीछे पीछे चलता है? सिंहस्थ कुंभ से पहले कैसे उज्जैन में सत्ता में बैठे लोगों के करीबियों ने उन जगहों पर जमीन खरीद ली जहां कोई ना कोई बड़ी सरकारी योजना आने वाली थी। इस बारे में हमने रिपोर्ट की है, जरूर देखिएगा। आरोप सीधे मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों पर है। और अभी 2 दिन पहले हरिद्वार से ही एक और मामला सामने आया। यहां एक डंपिंग ग्राउंड के पास मौजूद जमीन, उसका लैंड यूज बदल दिया गया। यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ और फिर 14 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में बेच दिया गया। और अयोध्या में जो हुआ उसकी चर्चा तो आज पूरे देश में है। और इस पूरी कहानी का एक छोटा सा उदाहरण, अयोध्या में एक जमीन का टुकड़ा, कागज पर कीमत 2 करोड़ रुपया। एक आदमी ने उसको 2 करोड़ में खरीदा और कुछ ही मिनटों बाद वही जमीन ट्रस्ट को करीब 18.5 करोड़ में बेच दी। जी, ये चमत्कार हुआ। इसमें आरोप लगा चंपत राय पर, जिनकी बात हमने कल के वीडियो में की थी। इसकी जांच हुई, जांच एसआईटी ने की। और फिर क्या हुआ, चंपत राय क्या बोले, सुनेंगे आगे। इसको जरूर सुनिएगा। उनके बात करने का अंदाज देखिएगा, उनका अहंकार देखिएगा। जो हमने कल के वीडियो में कहा था वो बात साफ उनके बोलों में, बोलने के तरीके में दिखाई देती है। आज वो इसको सुने तो चूंकि पांव जमीन पर है, शायद उनको थोड़ा अफसोस हो। पहले बात फायदे की। इस सौदे में करीब आधे घंटे में 16.5 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जी, 16.5 करोड़। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सिर्फ 5 मिनट में यह सब हुआ। यह उस अयोध्या की कहानी है जहां राम मंदिर का सपना पूरा हुआ, लेकिन उसके साथ जमीन का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया, जिसमें जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं रही, वो जानकारी बन गई, वो पहुंच बन गई, वो सत्ता के आसपास खड़े होने का फायदा बन गई, वो बड़ा मुनाफा बन गई और कई बार मिनटों में, घंटों में, दिनों में करोड़ों रुपए छापने की उम्मीद बन गई। आज राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला चर्चा में है। 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, करीब 80 लाख रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है। एसआईटी जांच कर रही है, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से पूछताछ हो रही है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ दान पेटी की नहीं है। आज सवाल यह है कि क्या राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में सिर्फ श्रद्धालु ही आए, या जमीन का खेल खेलने वाले वो लोग श्रद्धालुओं की लाइन से दूर कहीं सोना उगलने वाली इन्हीं जमीनों के सौदे कर रहे थे? क्या राम के नाम पर मंदिर बना, लेकिन मंदिर के आसपास जमीन का महाभोज, जिसे मराठी में कहते हैं भूखंड का श्रीखंड, बंटना शुरू हो गया? सबसे जरूरी सवाल, क्या अयोध्या में जमीन खरीदना गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर जमीन खरीदने वाले वही लोग हों जिनके रिश्तेदार जमीन के रिकॉर्ड, अनुमति, जांच, वैल्यूएशन और प्रशासन से जुड़े हों, तो सवाल उठते हैं। सवाल उठने भी चाहिए। आज हमको बताएंगे कि चढ़ावा लूट का भांडाफोड़ होने से पहले और मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन को लेकर कौन कौन से बड़े विवाद उठे, किन सौदों पर सवाल उठे,
किन मामलों में अदालत ने जमीन हस्तांतरण को अवैध करार दिया, कहां नेताओं, अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के नाम आए, कहां बॉलीवुड की हस्तियों और बड़े बड़े उद्योगपति जमीनों के इस मेले में पहुंचे, और क्यों आज अयोध्या की कहानी सिर्फ विकास की नहीं बल्कि पारदर्शिता, शुचिता, सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता, मर्यादा की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन सुना आपने? जरूर सुनिए ना। आज भी कल की तरह आखिर में सीधी बात आपसे। आगे आपको सुनाएंगे चंपत राय का वो बयान, आप जरूर सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि आखिर इसकी शख्सियत कैसी है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, और उसके बाद अयोध्या सिर्फ एक धार्मिक शहर नहीं रहा, वो भारत की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल इकोनॉमी यानी आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था बन गया। नया एयरपोर्ट, नई सड़कें, नए होटल, नए कॉरिडोर, धर्मशालाएं, टाउनशिप, रिटेल, पर्यटन, यानी जहां पहले लोग दर्शन के लिए आते थे, अब वहां निवेशक भी बड़े पैमाने पर आने लगे। वैसे निवेशकों का आना कोई बुरी बात नहीं है। विकास के साथ हर जगह जमीन के दाम बढ़ते हैं, यह दुनिया भर में होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब किसी जगह के दाम बढ़ने वाले हों तो सबसे पहले जमीन कौन खरीदता है? बार बार हमने देखा है कि जमीन वो खरीदता है जिसके पास पहले से खबर होती है कि सड़क कहां बनेगी, होटल कहां आएगा, एयरपोर्ट किस दिशा में बनेगा, मंदिर के आसपास की कितनी जमीन सोना बनने वाली है। यहीं से शुरू होती है अयोध्या की असली जमीन कथा, अयोध्या फाइल्स। 2021 द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट, पहले पन्ने पर रिपोर्ट की श्यामलाल यादव और संदीप सिंह ने। एक जांच, अयोध्या में जमीन खरीद के कई रिकॉर्ड खंगालने के बाद रिपोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद मंदिर के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में कई राजनेताओं, अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों ने ताबड़तोड़ जमीनें खरीदी। सूची में कुछ नाम, और ध्यान से सुनिएगा: स्थानीय विधायक, मेयर, ओबीसी आयोग के सदस्य, राजस्व अधिकारियों के रिश्तेदार, तत्कालीन डीएम के पिता, एक डिविजनल कमिश्नर के रिश्तेदार, एक डीआईजी के रिश्तेदार, एक एसडीएम के रिश्तेदार, एक सर्कल ऑफिसर के रिश्तेदार और कुछ जमीन के रिकॉर्ड्स का सत्यापन करने वाले स्थानीय कर्मचारियों से जुड़े लोग। रिपोर्ट के मुताबिक इन 15 लोगों से जुड़े सौदों में करीब 17 एकड़ जमीन का जिक्र था। अब सोचिए, किसी अधिकारी का रिश्तेदार जमीन खरीदता है, यह अपने आप में अपराध नहीं है। किसी विधायक का परिवार जमीन खरीदता है, यह भी अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब जिस जमीन का स्टेटस बदलने की जानकारी प्रशासन के पास हो, उस जमीन में उसी प्रशासन से जुड़े लोगों के रिश्तेदार जमीन खरीदते हैं, धड़ाधड़ जमीन खरीदते हैं। और यहां सवाल सिर्फ कानून का नहीं, बड़ा सवाल नैतिकता का है, क्योंकि वहां कोई एफआईआर नहीं होती, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव दिखता है। यह वैसे ही है जैसे रेफरी खुद मैच खेलने लगे, लेकिन उसके परिवार का कोई सदस्य खेलता है, कभी पिता की शक्ल में, कभी चचेरे भाइयों की शक्ल में, तो कभी दूर के रिश्तेदारों की शक्ल में। अब आइए उस कहानी पर जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट यानी MRVT। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रस्ट ने 1990 के दशक में बरहता माझा गांव और आसपास के इलाकों की बड़ी जमीन खरीदी। रिपोर्ट में आरोप था कि करीब 21 बीघा जमीन दलित परिवारों से एक दलित कर्मचारी के जरिए खरीदी गई। फिर उस कर्मचारी के नाम से एक अनरजिस्टर्ड डोनेशन डीड यानी दान पत्र तैयार किया गया, और बाद में ट्रस्ट के नाम यह जमीन दर्ज हो गई। 2019 में एक दलित ग्रामीण महादेव ने शिकायत की कि उसकी जमीन का हस्तांतरण अवैध तरीके से हुआ। इसके बाद जांच बैठी।
2020 में समिति की रिपोर्ट में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की सिफारिश की गई। 2021 में मामला राजस्व के अदालत पहुंचा और बाद की रिपोर्ट में अयोध्या के एआरओ कोर्ट ने उस पुराने सरकारी आदेश को अवैध घोषित करते हुए जमीन राज्य में निहित करने की बात कही। अब इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए। जिस ट्रस्ट पर दलितों की जमीन के कथित अवैध हस्ताक्षरण का मामला चल रहा था, उसी एमआरबीटी से जमीन खरीदने वालों में कुछ लोगों के रिश्तेदारों के नाम आए जो उस प्रशासन और व्यवस्था से जुड़े थे। रिपोर्ट में डिविजनल कमिश्नर एमपी अग्रवाल के रिश्तेदारों के नाम आए, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर पुरुषोत्तम दास गुप्ता के रिश्तेदारों के नाम आए, डीआईजी दीपक कुमार के रिश्तेदारों के नाम आए और कुछ दूसरे अधिकारियों, विधायकों और लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के परिवारों के भी नाम आए। यहां एक बहुत जरूरी फैक्ट याद रखिए। रिपोर्ट के मुताबिक इन रिश्तेदारों ने जो जमीन खरीदी वो जरूरी नहीं कि उसी विवादित 21 बीघे में से थी। यानी कोई भी शख्स सिर्फ इस आधार पर दोषित नहीं हो जाता कि उसने एमआरबीटी की जमीन खरीदी, लेकिन सवाल खत्म नहीं होता क्योंकि सेलर वही ट्रस्ट था जिसके खिलाफ उसी समय जमीन हस्तांतरण को लेकर जांच चल रही थी। और खरीदार कौन थे? उन अधिकारियों के रिश्तेदार जिनका संबंध जांच, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रिकॉर्ड से था। अब बताइए, क्या यह सिर्फ संयोग है या ये उस तरह की व्यवस्था थी जहां जमीन की फाइल्स सिर्फ कागज नहीं, भविष्य का नक्शा बन चुकी थी? यूपी सरकार ने उस समय रिपोर्ट का संज्ञान लिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी स्तर पर इसकी जांच के आदेश दिए, लेकिन उस जांच का क्या हुआ? वो जांच कहां गई? किसके खिलाफ हुआ एक्शन? वो रिपोर्ट सार्वजनिक है क्या? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। अब सुनिए वो वायरल बयान जो चंपत राय बंसल का है। बात करने का अंदाज देखिए। 5-7 साल बाद समझ में आएगा कि यहां कोई किराए के मकान में नहीं रहता है। 4 साल पहले जिस जमीन की कीमत एकड़ में थी, आज वो फीटों में आ गई है। मेरे ऊपर यहां एक आरोप लगा था, 2020 में चंपत राय ने 1 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली। खूब छपा और मैंने पत्रकारों को जितनी बुरी तरह से मैं फटकार सकता था, बदतमीज, बेवकूफ, नालायक, गधा, अज्ञास, वो मेरी प्रशंसा करते। पत्रकारों के साथ जिस तरह से मैं बिहेव करता हूं, और वो आरोप सब गायब हो गए। और मैंने ये कहा था मेरे ऊपर आरोप लगते रहते, जा भाग नालायक। और मैंने वीडियो पर बोली ये सारी बातें, वीडियो पर। देखा आपने? ये किस्सा सुनिए। 2021 में विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि अयोध्या में एक जमीन पहले करीब 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और फिर कुछ ही मिनटों बाद उस जमीन का सौदा हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट ने यह जमीन खरीदी 18.5 करोड़, साढ़े 18 करोड़ रुपए में। ट्रस्ट ने उस समय इन आरोपों को खारिज किया था। इस मामले की जांच हुई, पूछताछ हुई, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। सब खेला अंदर ही अंदर हो गया। इसी को लेकर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, अयोध्या में डेटा नंबर 247 की करीब 0.645 हेक्टेयर नजूल जमीन को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। नजूल लैंड यानी वो जमीन जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है और सरकार यह जमीन किसी संस्था को लीज पर दे सकती है। संजय सिंह का दावा है कि इस जमीन की सरकारी वैल्यूएशन करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए थी, जबकि उसे करीब 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया। लेकिन उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि अगर जमीन नजूल है तो उसका फ्री होल्ड स्टेटस क्या था? क्या उसे बेचने की अनुमति थी? क्या उसका नेचर ऑफ लैंड बदला गया? और किस वैल्यूएशन फार्मूले के आधार पर उसकी कीमत तय हुई? अगर खरीद कानूनी तौर पर हुई
तो पूरी की पूरी फाइल सार्वजनिक कर देनी चाहिए। यही तो लोकतंत्र कहता है। 2019 से पहले अयोध्या में अगर कोई जमीन खरीदता था तो सोचता था तीर्थ के लिए, धर्मशाला के लिए या खेती के लिए जमीन खरीदते हैं, लेकिन 2024 आते आते तस्वीर बदल चुकी थी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट के दौरान 25 गांवों में 2500 से ज्यादा रजिस्ट्रियां देखी गईं। रिपोर्ट ने बताया कि फैसले के बाद मंदिर से करीब 15 किलोमीटर के दायरे में जमीन का लेन देन बहुत तेजी से हुआ। रिपोर्ट का एक अहम सवाल था, क्या सर्कल रेट्स यानी सरकारी मूल्य वास्तविक बाजार के मूल्य से पीछे रह गए? अगर सर्कल रेट्स पुराने हो और मार्केट रेट तेजी से ऊपर जा रहे हो तो फायदा किसे होगा? जिसे पहले से पता हो कि जमीन कहां महंगी होने वाली है। 2024 के बाद अयोध्या में बड़े कारोबारी समूह आए, रियल एस्टेट कंपनीज आई, ट्रस्ट आए, होटल चेन्स आई और सेलिब्रिटीज भी आए। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने अयोध्या में कई जमीन के सौदे किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर ने सरयू नदी के पास 2134 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा, करीब 3.31 करोड़ में। लेकिन कोई आरोप नहीं है, ये लीगल इन्वेस्टमेंट हो सकती है और किसी सेलिब्रिटी का अयोध्या में जमीन खरीदने का पूरा हक है। लेकिन इन नामों का मतलब समझिए, अयोध्या अब सिर्फ तीर्थ नहीं है, अयोध्या एक प्रीमियम रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बन चुकी है। और जब किसी धार्मिक शहर की जमीन प्रीमियम एसेट बनती है तो उसका सबसे बड़ा खतरा स्पेकुलेशन यानी श्रद्धा पीछे रह जाती है और जमीन आगे निकल जाती है। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। अयोध्या में नजूल जमीन बेचने के आरोप में एक प्रॉपर्टी डीलर पर करीब 20 लोगों को ठगने का आरोप लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास नजूल जमीन पर प्लॉट बेचे। कई लोगों ने करीब 10-10 लाख रुपए दिए। कुल मिलाकर करीब 2 करोड़ रुपए का मामला बताया जा रहा है। सामान्य परिवारों ने अपनी सारी बचत लगा दी, घर बनाना शुरू किया। तब उनको बताया गया कि यह जमीन अवैध है। यह मामला राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा नहीं है, लेकिन यह अयोध्या की जमीन व्यवस्था का एक चेहरा जरूर दिखाता है। फिर नजूल विभाग और बुलडोजर पहुंचे। बेचारे लोग बुलडोजर के आगे लेट गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऊपर बड़े लोग वैल्यूएशन, रजिस्ट्री और लैंड यूज की भाषा में खेलते हैं। नीचे आम आदमी सिर्फ एक बात समझता है, मेरे सपनों का घर चला गया। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बात सिर्फ अयोध्या की नहीं है, यह हालत पूरे देश में है। जहां जहां कोई धार्मिक नगरी है या जहां जहां कोई कुंभ जैसा बड़ा आयोजन होने वाला है, वहां वहां ऐसी लूट दिखाई देती है। उज्जैन में जो हुआ वो देश के सामने है, हमने इस पर रिपोर्ट भी की है, वो देखिएगा। अब हरिद्वार में भी इसका शोर मचा है। आध्यात्म और अर्थव्यवस्था साथ साथ चल सकती है, चलनी भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब धर्म या आध्यात्म की आड़ में कुछ ताकतवर लोग बड़ी मुनाफाखोरी को ही धर्म मान बैठे, तब एक धार्मिक देश के पतन की असली शुरुआत होती है। और अब आखिर में वो बात जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, आपसे सीधी बात। इस चैनल को देखने के लिए आप बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हर वीडियो के साथ भारी संख्या में कमेंट्स मिलते हैं, इसमें सुझाव होते हैं, हौसला अफजाई होती है और आप पैसा भी भेजते हैं, जो मेरे ख्याल से दिखाता है कि आप कितना भरोसा करते हैं, कितना जुड़ाव है आपको इस चैनल से। और सबसे अच्छी बात, बहुत पुराने दर्शक जुड़ रहे हैं, 30 साल 35 साल पुराने। ऐसा लगता है जैसे एक पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि 30 साल बाद भी आपका विश्वास बना हुआ है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का जवाब भी देता हूं, लेकिन अब से कुछ कमेंट्स को मैं यहां भी जगह दूंगा। मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें शर्मिला देविका हैं, उनका कहना है कि मंदिर के इतिहास की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही कहती हैं कि ट्रस्ट ने अपना ट्रस्ट खो दिया है। शर्मिला जी धन्यवाद। मंदिर में चंदा चोरी की घटना से बुरी तरह आहत हैं विजय कुमार बांगा, और उनका कहना है
देश में एक तरफ भूख से मरती जनता है तो दूसरी तरफ ऐसे लुटेरे जो मंदिर की रक्षा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का गबन कर रहे हैं, यानी रक्षक ही भक्षक है। विजय जी, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। कुछ दर्शक लगातार अपने सुझाव भी साझा कर रहे हैं। सोमेन नंदी चाहते हैं कि निकोबार द्वीप समूह में होने वाले प्रस्तावित पर्यावरण विध्वंस पर एक रिपोर्ट की जाए। आप यूं ही अपने कमेंट्स भेजते रहिए, जुड़े रहिए, दोस्तों को बताइए इसके बारे में, और ये भी कहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, क्योंकि YouTube के नापने का तरीका ऐसे ही है, वो ये बताते हैं कि कितनी देर तक लोगों ने इसको देखा। मिलकर हम बढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।